So hello students, welcome back to my YouTube channel and in our course, आज हम बात करने वाले हैं MCQ on planning the inquiry यानी अनुसंधान का आयोजन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहता है और मैं लाइन बाय लाइन आपको जो है इनके सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हम लाइन वाइज लाइन इनके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको ये नोट करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं उनके आपको ध्यान में रखना है, उनको नोट कर लेना है जो भी आपको याद नहीं रहता। और ये हमारा थर्ड चैप्टर रहता है। वैसे आपको परिभाषा और उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं परिभाषा इसी के अंदर कवर कर दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम सारे एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद आपका डेटा का जो कलेक्शन होता है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए हम अनुसंधान का आयोजन का जो चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने टीचमेंट ऐप पे ये एमसीक्यू कोर्स इनरोल नहीं किया है वो इनरोल कर सकता है। इसकी फी पेमेंट के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिए होंगे, वहां से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो भी आपके डाउट है उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और कोर्स से रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बना दी है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो मैंने जब आप लोगों को करवाया था तो मैंने सारी चीजें बताई थी कि अनुसंधान की क्या क्या विधियां हैं, किस तरह हमें अनुसंधान करना है, कौन कौन से चरण हमारे रहेंगे। तो ये आप लोगों को उस तीनों वीडियोस के अंदर मैंने कवर किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। इसका क्या आंसर रहेगा? अनुसंधान का आयोजन जो होता है, देखिए अनुसंधान का जो पहला चरण होगा वो क्या होगा? अनुसंधान का आयोजन करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसंधान का आयोजन करना। अगर हम इसकी विधियों की बात करें कि किस प्रकार हमारी जो है इसके चरण रहते हैं, कौन कौन से चरण रहते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो इसके चरण एक बार के लिए आप फिर से देख सकते हैं कि पहले हम करते हैं अनुसंधान का आयोजन। पहले क्या करते हैं? अनुसंधान का हम आयोजन करते हैं। ठीक है, प्लानिंग द इंक्वायरी जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। एंड सेकंड उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है समकों का संग्रहण, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। क्या आएगा? समकों का संग्रहण। समकों का संग्रहण यानी डेटा का कलेक्शन करना। उसके बाद हम उस डेटा को जो कलेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे? एडिट करेंगे। तो संग्रहित समकों का क्या होगा? संपादन होगा, एडिटिंग होगी। ठीक है, एडिटिंग आपने कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन किए हुए डेटा से हम क्या कर देंगे? टेबुलेशन कर देंगे, टेबल बना देंगे, ताकि आपको सही समझ में आ जाए। जब आपको प्रेजेंटेशन देनी हो तो आपको सही समझ में आ जाए। उसके बाद हम क्या कर देंगे? उसको प्रेजेंट कर देंगे। आपका डेटा जो है जिस उद्देश्य के लिए हमने किया है उसको हम क्या कर देंगे? प्रस्तुतिकरण कर देंगे। यानी इसके बाद क्या होगा? समकों का प्रस्तुतिकरण होगा। अब समकों को जो प्रस्तुतिकरण किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके अलग अलग विधियों से अलग अलग निष्कर्ष निकालेंगे, और लास्ट में हमें उसकी रिपोर्ट बना के देनी है। तो आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स आपकी कवर हो जाएगी इसमें। अनुसंधान आपने कर लिया, डेटा का कलेक्शन आपने कर लिया, उसको एडिटिंग कर दिया, ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, टेबुलेशन कर दिया, फिर विशेष विधियों से उसका गणना कर ली, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। अच्छा, आपका सैंपलिंग कहाँ पे आता है? आप बोलोगे कि सैंपलिंग कहाँ पे आता है? सैंपलिंग आपका समकों के संग्रहण में ही आ जाता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग से करते हैं। फिर उसके ऊपर उसको एनालाइज किया जाता है, अलग अलग विधियों से हम कुछ ना कुछ निकालते हैं, उसको प्योरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि संख्यांकीय अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है? तो मैंने बोला लास्ट में क्या बोला? रिपोर्ट बोला। तो निर्वेचन और जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन को रिपोर्ट बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आप लोगों को सही नजर आ रहा होगा, निर्वेचन व प्रतिवेदन लिखना। नेक्स्ट दिखता है संख्यांकीय अनुसंधान की एक रीति है। अनुसंधान की एक रीति, राष्ट्रीय आय की गणना करना, निर्देशन करना। निदर्शन क्या है? निदर्शन आपकी सैंपलिंग है। ठीक है, निदर्शन आपकी क्या होती है? सैंपलिंग होती है। संगणना आपकी क्या होती है? सेंसस होता है। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगी? सांख्यिकीय अनुसंधान में हम क्या करते हैं? सैंपल भी लेते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान की क्या हो जाएगी? सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियों में निदर्शन हो जाएगी।
संख्यांकीय अनुसंधान की अलग अलग विधियां मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो हो गया सेंसस और सैंपल, ठीक है, जहां से सेंसस कर सकते हैं, सेंसस करेंगे और जहां पे सैंपल लेना पॉसिबल होगा वहां से सैंपल लेना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको प्रत्यक्ष और आपका अप्रत्यक्ष रूप से। इनिशियल और रिपीटेटिव आ जाता है। फिर कॉन्फिडेंशियल और पब्लिक आ जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। रेगुलर और एड होक आ जाता है। ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल आ जाता है। पोस्टल और पर्सनल आ जाता है। तो इससे पहले की दो वीडियोस हैं वो आप लोग जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। राष्ट्रीय आय की बात करें, राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय क्या है बेसिकली, तो आप राष्ट्रीय आय के बारे में समझो कि राष्ट्रीय आय कौन गणना करता है। पहली चीज तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कौन करेगा? सीएसओ करेगा। सीएसओ क्या है? सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है। संगठन, सॉरी, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करेगा, जिसे हम केंद्रीय संख्यांकीय संगठन भी बोलते हैं, सीएसओ। उसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। दोनों चीजें आपको, संगठन में अलग से नहीं बता रहा, ये संगठन में अलग से पढ़ाऊंगा तब तो पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि सीएसओ, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है। और सीएसओ की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 न्यू दिल्ली में हुई। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? तो 1867 और 68 के अंदर आपको एक नाम याद आता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इन्होंने की थी। और इन्होंने कौन से नियम का सिद्धांत अप्लाई किया था? धन के पलायन सिद्धांत का प्रयोग किया था इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। और इन्होंने राष्ट्रीय आय बताई कितनी, कि कितनी रहेगी राष्ट्रीय आय? तो इन्होंने बताई कि राष्ट्रीय हमारे देश की जो आय है वो कितनी है? 20 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद 1931 और 32 के अंदर भी राष्ट्रीय आय की गणना की थी। वीके वीके आरवी राव ने की थी। और इन्होंने कितनी राष्ट्रीय आय बताई? इन्होंने 62 रुपए राष्ट्रीय आय बताई थी, ठीक है। इसके बाद 1932, देखिए 67 68 में अंदर आगे आपका दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पहले शुरुआत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उसके बाद 1932, 31 और 32 हो गया 62 रुपए। इसको हम कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बेसिकली यही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, कब हुआ? 1949 में। कब हुआ गठन? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। और 1952 के अंदर तो सीएसओ को बना ही दिया गया था, तो वहां पे आपकी कंप्लीट होगी। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? जीडीपी पे होती है। और रिसेंटली आपकी सीएसओ ने क्या किया? बेस ईयर 17-18 मानने की है। तो ये हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, बिकॉज संगठन का भी हमें टॉपिक पढ़ना है और राष्ट्रीय आय के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा पढ़ना है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्यों को निश्चित करना बहुत महत्व रखता है, कि हमें जो अनुसंधान का उद्देश्य है वो निश्चित करना बहुत महत्व रखता है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा उद्देश्य क्या है तो हम डाटा किस तरह का कलेक्ट करेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो क्या कहता है कि उद्देश्यों को निश्चित करना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उससे यह निश्चित किया जाता है कि कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं। तो ये कथन किसका है? ये नीव्स वेंगर द्वारा दिया है, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख है। जिनमें बच्चों की संख्या कितनी है? 1,50,000। तो गुणांक क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होगा? अच्छा, मैंने कोफिशिएंट और उसके बारे में बताया था कि स्टैटिकल जो यूनिट होती है उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है अनुमान गणना और मापन की इकाई, दूसरा होता है विश्लेषण और निर्वेचन की इकाई। तो अनुमान गणना के अंदर तो सरल और आपकी मिश्रित आ जाएगी। जब हम बात करते हैं विश्लेषण की तो उसके अंदर 3-4 चीजें आती हैं। रेट आता है, परसेंटेज आता है, एक तो ये हो गया, रेशियो दूसरा, और कोफिशिएंट तीसरा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोफिशिएंट हम निकालते कैसे हैं, कोफिशिएंट हमें निकालते कैसे हैं वो चीज आप लोगों को मैंने बताई थी। तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? तो बेसिकली कोफिशिएंट होता क्या कि अगर आप मेन जो पूरी संपूर्ण संख्या है और
उससे आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या आपको मिलनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए? आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी क्वांटिटी कितनी है? हमारे पास क्या है? पूरी क्वांटिटी कितनी है? और जैसे आपके पास 1,50,000 है और हमारे पास पूरी क्वांटिटी कितनी है? 10 लाख है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये कट जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो रहेगी तो कितना आ गया? 1.15 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको इस संख्या को 1 मान लेना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना है। जैसे आप इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने डिवाइड करके इसको निकाला, अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे ना दोबारा, 1,10,00,000 को 1.5 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1.5 लाख मिलेगा। तो यही आपका कोफिशिएंट कहलाता है कि जब आप मूल संख्या से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो वो संख्या आनी चाहिए जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बच्चों की संख्या दी 1,50,000 और 10 लाख दे दिया, तो 1,50,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो इसका आता है 0.15। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो गया, 15 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है और ये 0 पॉइंट दिया है। एक ही ऑप्शन आपका सही है, जो है हमें क्या दिया हुआ है? 0.15 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सरल इकाई क्या है? सरल और आपको मैंने बताया कि अनुमान की जो इकाई होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो सरल इकाई होती है, यानी जो सिंपल होती है, और दूसरी होती है मिश्रित इकाई। मिश्रित इकाई के अंदर दो यूनिट जुड़ी होती है। जैसे अगर रिम देख रहे हो आप, सरल इकाई है। अगर आप श्रम घंटा देखोगे तो इसमें श्रम भी है कि कितना श्रम किया और घंटे कितने लगाए, है ना। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बना रही है? मिश्रित इकाई। प्रति लीटर यानी माइलेज की बात करता है कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर निकालना होगा, तो ये भी आपकी क्या है? कंपोजिट यूनिट है या फिर मिश्रित इकाई है। रेल यात्री भी मिश्रित इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, संख्यांकी कारणों की बहुलता से उल्लेखनीय स्तर तक प्रभावित होती है। क्या होती है? संख्यांकी कारणों की बहुलता से उल्लेखनीय स्तर तक प्रभावित होती है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन होरेस साइक्रेस्ट ने दिया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। संख्यांकी की परिभाषा संख्यांकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये किसने कहा था? बॉडी-गटन ने कहा था। ये दो स्टेटमेंट, जो संख्यांकी गणना का विज्ञान है और अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। बॉडी-गटन बॉडी-गटन ने कहा कि अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, जबकि संख्यांकी गणना का विज्ञान है, ये किसने कहा था? बाउले ने कहा था। आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप नहीं भूलोगे। ठीक है, बोलने वाली चीजों में से है भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी विश्लेषण और निर्वाचन की इकाई है? तो मैंने आपको बताया दो प्रकार की इकाई होती है, विश्लेषण और निर्वाचन की, और दूसरी क्या होती है? आपकी अनुमान की इकाई, है ना। तो उनमें से हमें पूछा है कि निर्वाचन की इकाई कौन सी है। तो प्रतिशत, मैंने बताया कि प्रतिशत, अनुपात, और क्या हो सकता है? कोफिशिएंट, सॉरी गुणांक बोल सकते हैं हिंदी में, कोफिशिएंट। ये तीन तरह की इकाई होती है विश्लेषण और निर्वाचन के अंदर। यहाँ पे या लगा के दर भी लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि प्रतिशत एक प्रकार की दर ही होती है। तो 10 किलोमीटर क्या है? ये एक मिश्रित इकाई है। जब हम अनुमान की बात करते हैं तो सरल और मिश्रित आती है, तो 10 किलोमीटर आपका क्या आ जाता है? मिश्रित इकाई के अंदर आता है। तो आपको पूछा है कि कौन सी इकाई विश्लेषण और निर्वाचन की है, तो वो प्रतिशत है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो आप दोनों की तरफ भागते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोनों, ये क्वेश्चन को हमेशा पढ़ के गलत करने की स्ट्रेटेजी होती है कि दोनों या फिर उपरोक्त सभी कर दिया, कभी मत करना। संख्यांकीय इकाई की विशेषता है, इकाई विशिष्ट होनी चाहिए। अब बोला कि जो स्टैटिकल यूनिट है उसकी क्या विशेषता है? तो इकाई विशिष्ट होनी चाहिए, यानी ये आपकी क्या होनी चाहिए? अलग प्रकार की होनी चाहिए। जो विशिष्ट इकाई होती है उसी तरह होनी चाहिए। इकाइयों में एक रूपता होनी चाहिए, यानी किसी को अगर हमने टन लिखा हुआ है तो हम सारी मात्राओं को टन में ही लें, या फिर क्विंटल लिखा हुआ है तो सारी मात्राओं को हम क्विंटल में ही लेना चाहिए, यानी एक रूपता होनी चाहिए। इकाई स्थायी होनी चाहिए, यानी टेम्परेरी नहीं होना चाहिए कि कभी हमने क्विंटल में लिया, कभी हमने टन में लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं इसके अंदर होनी चाहिए। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्यांकी से अभिप्राय क्या है? केवल समंक या केवल संख्यांकीय विधि?
तो यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन सही करने हैं, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की तो दो तरह के आपके पास अर्थ आते हैं, एक तो एक वचन के रूप में, एक बहुवचन के रूप में। अब एक वचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा, देखिए सीधा सीधा तो मतलब है बहुवचन यानी आपका क्या, बहुत सारी चीजें। तो डेटा आप लोग याद रखिए कि डेटा क्या होता है, डेटा ज्यादा होता है, सिंगुलर तो होता नहीं है, डेटा तो काफी वाइड एरिया होगा। तो बहुवचन में हमेशा डेटा लेते हैं। डेटा का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य जो हमने कलेक्ट किए हैं वो डेटा है। और डेटा बहुवचन के रूप में, जब आपको स्टैटिस्टिक्स बहुवचन के रूप में लेना है तो डेटा के लीजिए, क्योंकि ये बहुत होते हैं, डेटा बहुत ज्यादा होती है। आज जब आपको एक वचन के रूप में लेते हैं तब आपको संख्यांकीय रीतियां समझना है। संख्यांकीय रीतियां क्या है, संख्यांकीय विधियां आप समझ सकते हो रीतियों की जगह। विधियों का मतलब क्या है, इसके अंदर संग्रहण करना है, विश्लेषण करना है, निर्वेचन करना है, ये सबका जो विज्ञान है, जो भी कला है, वो क्या है आपका एक वचन के अंदर आता है और संख्यांकीय रीतियों में आता है। तो डेटा का मतलब बहुवचन और संख्यांकीय रीतियों का मतलब सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। संख्यांकी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो एक वचन और दो वचन बहुवचन दोनों में किया जा सकता है। संख्यांकी का कार्य क्या है, व्यक्तिगत जानकारी बढ़ाना, समस्या का समाधान बताना, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाना। ये हमें बताता है कि क्या हो सकता है, अनुमान लगा के देता है। ये हमें सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाता है ताकि हम अपने फैसले को अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि कोई खिलाड़ी है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आगे उम्मीद है कि इस टीम के खिलाफ वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स डेटा हमें बता रहा है कि ये खिलाड़ी रिसेंटली में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इस टीम के सामने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया था। उस डेटा को व्यक्तिगत जानकारी के अंदर रखकर जो टीम के सिलेक्टर्स हैं उस खिलाड़ी को चुनते हैं। तो ये हमारी क्या बनाता है, व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाता है। संख्यांकीय संख्यांकी को उचित रूप से माध्यम का विज्ञान कहा जाता है। किसका, माध्यम का विज्ञान कहा जाता है, औसत का विज्ञान कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, बाउले ने कहा था। ए ऑप्शन आप लोग सही करोगे। तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और जो सारे आपके क्लासेस हमारी हो रही है उनको भी आप ज्वाइन कीजिए। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि एएसओ के अंदर कंपटीशन पहले से ही बहुत कम है। आपने संगणक की आपने कट ऑफ देखी, उसमें तो फिर भी स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। इसके अंदर तो आपका सेकंड डिवीजन नहीं है किसी के पास, किसी के पास पीजी नहीं है, किसी के पास पीजी है तो वो अदर प्रिपरेशन पे करना है, रीट एक साथ आ रही है। तो आपका मल्टी टारगेट हो जाता है, तो उसकी वजह से इसमें कंपटीशन कम है। बट अगर अभी आप मान लीजिए कि थोड़े बहुत पैसों के लिए आप कोर्सेज को नहीं ले रहे या फिर आप क्वेश्चंस को नहीं करवा रहे या फिर आप मेहनत नहीं कर रहे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। 200 सीट बहुत होती है, बहुत ज्यादा सीट हो जाती है, क्योंकि आपने देखा 250 सीट्स पर भी आपने संगणक की कट ऑफ देखी है। अब इसके ऊपर आपको देखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये जो क्वेश्चंस है आपको लगता होगा बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है, क्या करवाया समझ में नहीं आया। तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपकी समस्या पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाता है, हमारा एग्जाम हम टॉपिक वाइज एक बार कर लेते हैं सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, तो फिर उसके बाद हम जो है बीएल अग्रवाल वाली जो बुक है उसको डिस्कस करेंगे हिंदी के अंदर। तब हम देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।